देखिए, पहली बात तो कई लोगों की ये गलत फहमी, मैं तो डॉक्टर हूं, कैंसर का इलाज होता है। मैं बोल रहा हूं, मैं आपको वही चीज पूरी बात तो मुझे करने दीजिए। कैंसर का इलाज होता है, अगर स्टेज 1 स्टेज 2 हो तो बिल्कुल इलाज होता है। और अगर कोई कैंसर है तो उसका इलाज बिल्कुल करा जाएगा। और जो कैंसर ना इलाज था वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। तो हम लोग ये साफ करते हैं कि पार्टी पूरी ताकत से जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में एकजुट है और पूरी ताकत से हम लोग गांव-गांव जाकर, ब्लॉक जाकर उनके नेतृत्व में हम लड़ाई लड़ रहे हैं, राहुल जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ रहे हैं। और कैंसर की जब ये बात कही है तो कांग्रेस से बड़ा कैंसर तो बीजेपी में फैला हुआ है। आपने भी देखा होगा जिस तरह की गुटबाजी भाजपा में चल रही है, जिस तरह से भूपेंद्र सिंह जी और राजपूत जी के, गोविंद राजपूत जी की लड़ाई आपके सबके सामने है। और उससे बड़ी लड़ाई इंदौर में चल रही है, चाहे वो विजय वर्गीय जी और मोहन यादव जी के बीच की लड़ाई हो। और जिस तरह की लड़ाई उनमें चल रही है कि आज शहर अध्यक्ष तक वो घोषित नहीं कर पा रहे हैं, जिला अध्यक्ष तक घोषित नहीं कर पा रहे हैं। तो हकीकत यह है कि बीजेपी का जो कैंसर है वो नाइलाज हो चुका है और बीजेपी की जो गत है आने वाले दिनों में आप सबके सामने आ जाएगी। तो पटवारी जी कौन से कैंसर की बात कर रहे हैं कि अभी भी कैंसर मौजूद है, उसको खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी। देखिए, सीधी सी बात है, हम लोग पूरी ताकत से एकजुट हैं और कोई भी अगर कोई कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होती है, हम अपनी दिल की बात कहते हैं और दिल की बात जो रहती है वो सबके सामने स्पष्ट रूप से कहना चाहिए। किसी भी पार्टी के लिए गुटबाजी सही नहीं, ये सत्य है। और हम लोग उस चीज को पूरी ताकत से सही करने के लिए जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह से हम जा रहे हैं, निश्चित तौर पर हम हर दिन मजबूत होते जा रहे हैं। और 27 तारीख एक जबरदस्त जो साहस और जो हमारे में ऊर्जा भरने का काम करेगी, उसमें 2028 में बीजेपी को उखाड़ फेंकने का काम हम लोग करेंगे। जो आपने बात की है बाबा साहेब की, उसका एक नजारा हम लोगों ने यहाँ पे जब आपके प्रदेश अध्यक्ष जो जीतू पटवारी जब विरोध करने पहुंचे थे वहां देखा था। उस पर क्या कहेंगे? दूसरा आपने कहा है कि बीजेपी में गुटबाजी शहर अध्यक्ष घोषित नहीं कर पा रहे। आपकी पार्टी में शहर अध्यक्ष तो घोषित है, कार्यकारिणी बनाने में महीनों हो गया, अभी तक कार्यकारिणी नहीं बन पा रही है। तो बीजेपी से हम आगे चल रहे हैं ना, उनका तो शहर अध्यक्ष भी घोषित नहीं हुआ है, तो आगे कौन चल रहा है? हम चल रहे हैं। चलिए, मैं अपनी बात रखना चाहूंगा कि जो लड़ाई हम सब लोग इतने लंबे समय से लड़ रहे हैं और इस लड़ाई की शुरुआत आजादी के पहले से हो चुकी थी। और सबसे बड़ी बात है कि जो गोडसेवादी मानसिकता के लोग हैं और जिस तरह से संघ के लोग काम कर रहे हैं, इसकी पहचान जो राष्ट्र कवि दिनकर जी हैं उन्होंने पहले ही पहचान कर ली थी। और उनकी कुछ पंक्तियों मैं आप सबके सामने रखना चाहूंगा और अपनी बात को समाप्त कहूंगा। राष्ट्र कवि दिनकर जी ने कहा था कि समर शेष है अभी मनुज भक्षी हुंकार रहे हैं, समर शेष है अभी मनुज भक्षी हुंकार रहे हैं, गांधी का पी रुधिर जवार पर फुंकार रहे हैं। जो पहले जवाहरलाल नेहरू गांधी जी पर फुंकारने का काम कर रहे थे, आज वो राहुल गांधी जी पर फुंकारने का काम कर रहे हैं। पर हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम गांधीवादी लोग हैं, गौडसेवादी लोग नहीं हैं कि जो माफीनामा लिखेंगे या फिर डर जाएंगे। पूरी ताकत से, जब तक शरीर में आखिरी लहू की बूंद है, हम पूरी ताकत से इस संविधान को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए, अंबेडकरवादी और गांधी की सोच को बचाने के लिए जी जान लगा देंगे। और जो 27 तारीख का आंदोलन है, इसी के लिए है। हम चाहते हैं जितने गांधीवादी लोग हैं, जितने अंबेडकरवादी लोग हैं और जितने संविधान में विश्वास रखते हैं, 27 तारीख को आप महू पधारें और इस देश की जो न्याय की आवाज है उसको बुलंद करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले जो भी अगर फेल होते थे एग्जाम के बाद, रिजल्ट के बाद, उनको उनका क्वेश्चन पेपर देखने का आजादी थी। पर आज वो नियम हटा दिया गया है। अब अगर कोई बच्चा फेल होता है तो उसको अपना क्वेश्चन पेपर देखने की कोई आजादी नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि ये वापस से जो भी बच्चा फेल हो तो वो अपना अगर क्वेश्चन पेपर देखना चाहता है, कहां उसने गलतियां करी हैं, किन चीजों का वो सुधार कर सकता है, ये देखने की आजादी उसको होना चाहिए। और जो 87-13 रूल है, ये आप सबको मालूम है कि जिस तरह से ओबीसी का आरक्षण 13% सीटें उसके लिए आरक्षित की गई थी और इसको
कोर्ट में चैलेंज करा गया था, फिर कोर्ट ने भी ये चीज मानी है कि हमने ये नियम में ये रोक नहीं लगाई है। मैं ये सरकार से ये मांग करता हूं कि जिन लोगों का 13% लोगों का उसमें चयन हो गया है, आप उसको जारी करें। कहीं ना कहीं ये जो सरकार की आरक्षण विरोधी जो मानसिकता है, उस चीज को उजागर करने का ये लोग काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जो छात्र संघ चुनाव को लेकर बहुत लंबे समय से लड़ाई लड़ी जा रही है कि छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? अच्छे नेता राजनीति में आए, पढ़े लिखे लोग राजनीति में आए, और जो राजनीति की समझ रखते हैं वो लोग युवाओं का भविष्य तय करे, प्रदेश का भविष्य तय करे। क्यों ये सरकार इतनी डरती है कि छात्र संघ चुनाव करवाने से? आज हकीकत यह है कि हर विद्यालय का, हर विश्वविद्यालय का संघीकरण हो रहा है। आरएसएस के लोगों को उसमें भरा जा रहा है, शिक्षक के रूप में, प्रोफेसर के रूप में, और जो बीजेपी आरएसएस की बात करता है उन्हीं को वहां प्रोफेसर बनाया जाता है, उन्हीं को वाइस चांसलर बनाया जाता है, उन्हीं को रजिस्ट्रार बनाया जाता है, और ये धांधली चल रही है। हम मांग करते हैं कि छात्र संघ चुनाव की वापस से बहाल करे जाना चाहिए, ताकि अच्छे लोगों को, अच्छे युवाओं को राजनीति में आने का अवसर मिल सके। अपनी बात खत्म नहीं करता हूं, मैं आपके सामने कुछ तथ्य भी रखना चाह रहा हूं कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, मतलब सिर्फ एमपीपीएससी तो एक हिस्सा है, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्ट होना कितना मुश्किल है ये मैं बहुत अच्छी तरह से समझ सकता हूं, क्योंकि मैं खुद एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रोडक्ट हूं। और आज की विडंबना यह है, सरकार वो लोग चला रहे हैं जिनने आज तक अपने जीवन में एक भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दी। वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में युवाओं का भविष्य लिखने का काम कर रहे हैं। इसके साथ में जो इंटरव्यू पीएससी का स्कैम हुआ है, ये आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। अभी 3 दिन पहले जो सबकी मार्कशीटें बताई गई हैं, जो तथ्य सामने आए हैं, उसमें यह तथ्य सामने आया है कि जो लोग पीएससी के रिटन एग्जाम में टॉप कर रहे हैं, बहुत अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, उनको इंटरव्यू में कम मार्क्स दिए जा रहे हैं, और जिनको टॉप करवाना है उनको इंटरव्यू में बहुत ज्यादा मार्किंग देकर उनको इंटरव्यू में टॉप करवाकर डिप्टी कलेक्टर तक के पद दिए जा रहे हैं। और ये जिनके इंटरव्यू में नाम बढ़ रहे हैं, आप खुद उनमें जांच कर देख लीजिए कि कितने लोगों के सरकार में जो बड़े अधिकारी हैं, बड़े नेता हैं, उनसे संपर्क या संबंध है या नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये इंटरव्यू जो प्रोसेस है, ये ट्रांसपेरेंसी को पूरी तरह से खत्म करने का एक प्रयास है। बाकी जगह देश में इंटरव्यू के मार्क्स कम होते हैं, जिस तरह से मेंस में 1400 मार्क्स का मेंस होता है और 175 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, वहीं उत्तर प्रदेश में ये 175 मार्क्स का इंटरव्यू 100 मार्क्स का होता है। तो हमारा कहना है कि इंटरव्यू मार्क्स जहां आप कम करेंगे तो अपने आप ट्रांसपेरेंसी उस चीज की बढ़ेगी, क्योंकि जो ये घपला कर रहे हैं, जो धांधली कर रहे हैं, उसको हमको किसी ना किसी तरह से रोकना पड़ेगा। और जो बच्चों की मांगे हैं वो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं कि सबसे पहले उन्होंने ये मांग की थी कि इंटरव्यू के मार्क्स कम होना चाहिए, जो बिल्कुल वाजिब मांग है कि आप 100 तक लेकर आइए, क्योंकि हाईकोर्ट का भी आदेश है कि 12% से नीचे वो सरकार की निर्णय लेने की क्षमता है कि कितने वो इंटरव्यू के मार्क्स रखना चाहते हैं। साथ में एक बहुत बड़ा जो सवाल उठ रहा है, हर प्रीलिमिनरी और जो प्री का एग्जाम होता है उसमें गलत क्वेश्चंस डाल दिए जाते हैं। ये तो हास्यास्पद है कि ऐसा एक भी एग्जाम नहीं हुआ जिसमें गलत क्वेश्चन नहीं आए। फिर उनको कोर्ट में केस लगता है, 1-1 साल 2-2 साल तक केस चलता है, उसके बाद उनको मार्क्स मिलते हैं, तब जाकर उनका कोई एडमिशन हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो बात यह है कि जो सरकार सही तरीके से क्वेश्चन पेपर तक नहीं सही तैयार कर पा रही, वो एग्जाम कैसे लेगी, और ऐसी सरकार पर हम भरोसा कैसे करें। एक और बहुत बड़ी विडंबना है कि अगर आपके परिवार में या आप हमारे परिवार में कोई बच्चा अगर फेल हो जाए या फिर हम कुछ चीज नहीं कर पाते, तो हम ये कोशिश करते हैं कि अगर फेल हुआ है तो 1 मार्क्स से फेल हुआ है, 2 मार्क्स से फेल हुआ है, 20 मार्क्स से फेल हुआ, ये सबको जानने का अधिकार है। पर आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि अगर जो बच्चे पास हो जाते हैं उनको तो उनके मार्क्स बता दिए जाते हैं, पर जो बच्चे फेल होते हैं उनको उनके मार्क्स नहीं बताए जाते हैं।
मतलब ये बच्चे को कभी पता ही नहीं लगेगा कि वो 1 मार्क्स से फेल हुआ है, 2 मार्क्स से फेल हुआ है या 10 मार्क्स से फेल हुआ है। ये चीज सरकार को बताना चाहिए कि कितने मार्क्स से फेल हुए हैं। मैं अपने सभी पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूं, हमारी जो पूरी टीम है उनकी तरफ से। और निश्चित तौर पर ये नया साल हम सबके लिए बहुत शानदार हो और जो संघर्ष हम इतने सालों से न्याय के लिए कर रहे हैं, संविधान के लिए कर रहे हैं, उस लड़ाई को पूरी दमखम से हम लड़ सके, हमारा ये प्रयास है। जब भी मैं इंदौर आता हूं तो कहीं ना कहीं एक अपनापन लगता है, क्योंकि जो भी आज हम सब लोग हैं उसमें इंदौर का बहुत बड़ा योगदान है। साथियों, ये जो लड़ाई है, जय बापू, जय भीम, जय संविधान, ये एक विचारधारा की लड़ाई है। कौन सी विचारधारा? जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, एक तरफ वो विचारधारा थी जिसने अंग्रेजों से हाथ मिला लिया, जो अंग्रेजों की मदद कर रही थी, जो अंग्रेजों की मुखबिरी कर रही थी, जो माफीनामा लिख लिख कर दे रही थी, और जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसका विरोध कर रही थी। यह विचारधारा थी गोडसे की विचारधारा, आरएसएस की विचारधारा। और एक तरफ गांधी की विचारधारा थी जो देश को एकजुट करने के लिए संघर्ष कर रही थी, लड़ाई लड़ रही थी, भाईचारा बचाने की लड़ाई लड़ रही थी। और इन दो विचारधाराओं की लड़ाई आज तक चल रही है और उसी लड़ाई के लिए, उस लड़ाई का संघर्ष आज भी हम लोग पूरी ताकत से, कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम से कर रही है। हमारा सवाल सीधा सीधा यह था कि जो विचारधारा ने देश को आजाद होते ही राष्ट्रपिता यानी बापू की हत्या करवा दी, बाबा साहब यानी भीमराव अंबेडकर जी के पुतले जलाए, संविधान की प्रतियां जलाई, ऐसे निंदनीय कृत्य करने के बाद भी वो लोग आज सीना तान कर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस देश की सेवा कर रहे हैं। यात्राएं निकालकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं भाजपा के लोग कि वो संविधान का सम्मान करते हैं। आरएसएस ये बताने की कोशिश करती है कि वो संविधान की रक्षा करती है, पर हकीकत में ये लोग पूरी ताकत से धीरे धीरे लोकतंत्र को और संविधान को खत्म करते जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी, आरएसएस और गोडसे की विचारधारा के विरुद्ध जय बापू, जय भीम, जय संविधान अभियान शुरू करा था और इस अभियान का समापन, लड़ाई तो चलती रहेगी, पर इस अभियान का समापन 27 जनवरी 2025 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्मस्थली महू में एक विशाल रैली के साथ होगा, जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष, हमारे राष्ट्रीय के युवाओं के नेता और गरीबों के मसीहा राहुल गांधी जी भी उपस्थित रहेंगे, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी भी उपस्थित रहेंगी और कांग्रेस का पूरा वरिष्ठ नेतृत्व महू उपस्थित रहेगा। और इस बड़े जन सैलाब के लिए जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं और पूरे प्रदेश से लाखों की तादाद में कार्यकर्ता महू 27 तारीख को पहुंचेंगे। और विशेषकर हमारे मालवा निमाड़ से सबसे ज्यादा लोग कार्यकर्ताओं के साथ में, युवाओं के साथ में हम 27 तारीख को महू पहुंचेंगे और एक जबरदस्त जन सैलाब आपको वहां देखने को मिलेगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के ने जो निर्देश दिए थे, इसमें हर जिला मुख्यालय पर वरिष्ठ नेता पत्रकार वार्ताएं कर रहे हैं, पत्रकारों से मुखातिब हो रहे हैं और इस आयोजन को लेकर हमारी क्या तैयारियां हैं उसको सब दूर प्रचारित करने का काम कर रहे हैं। इस पत्रकार वार्ता का एक उद्देश्य यह भी है कि जो मध्य प्रदेश बाबा साहब अंबेडकर की जन्मस्थली रही है, वहीं आज दलित आदिवासियों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। और ये मैं नहीं कहता,
ये एनसीआरबी का जो नेशनल डेटा है वो कहता है। हमारे मध्य प्रदेश में नेमावर जैसे कांड होते हैं जहां आदिवासी बहनों को उनके साथ बलात्कार कर उनको जमीन में गाड़ दिया जाता है। हमारे यहां सागर जैसे कांड हो रहे हैं जहां पर दलित बहन के साथ पहले बलात्कार करा जाता है और जब वो इस चीज का विरोध करती है तो उसके पूरे परिवार की हत्या कर दी जाती है। हमारे यहां पर सीधी जैसे कांड हो रहे हैं जहां पर एक आदिवासी पर भाजपा के लोग पेशाब करते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं और भाजपा इस चीज का माखौल बनाने का काम करती है। वो दिलाते हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, पर आज तक कितने लोगों पर कार्रवाई हुई जिन्होंने दलित आदिवासी शोषित वर्गों का शोषण करा, उस पर एक पर भी कार्रवाई नहीं हुई है। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि ये लोग दलित आदिवासियों और संविधान के सम्मान की बात करते हैं जो कि खुद ही एक बहुत बड़ी बेशर्मी है, बड़े बड़े दावे करते हैं। आज इस विचारधारा का एक बहुत बड़ा उदाहरण दूंगा कि कितने ज्यादा बेशर्म लोग हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय जी, वो कहते हैं राहुल जी को माफी मांगना चाहिए, उनके परिवार के लोगों ने जो करा उसके लिए माफी मांगना चाहिए। मैं विजयवर्गीय जी से यह कहना चाहूंगा कि जो अपमान अमित शाह जी ने 13 दिसंबर 2024 को संसद में बाबा साहब अंबेडकर का करा, क्या उसके लिए अमित शाह जी मुंह आकर नाक रगड़कर माफी मांगेंगे? क्या अमित शाह जी और भाजपा जो आदिवासियों पर, दलितों पर मध्य प्रदेश में अत्याचार हो रहा है उस पर नाक रगड़कर माफी मांगेंगे? क्या महिलाओं का शोषण जो सबसे ज्यादा पूरे देश में मध्य प्रदेश में हो रहा है, क्या भाजपा के लोग और वरिष्ठ नेता नाक रगड़कर माफी मांगेंगे? वो नहीं मांगेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि ये सबसे ज्यादा जो अपराध कर रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा नाम किसी का आता है, वो भाजपा के लोगों का खुद का नाम आता है। जिस पत्रकार वार्ता का एक उद्देश्य यह भी है कि जो मध्य प्रदेश बाबा साहब अंबेडकर की जन्मस्थली रही है, वहीं आज दलित आदिवासियों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। और ये मैं नहीं कहता, ये एनसीआरबी का जो नेशनल डेटा है वो कहता है। हमारे मध्य प्रदेश में नेमावर जैसे कांड होते हैं जहां आदिवासी बहनों को उनके साथ बलात्कार कर उनको जमीन में गाड़ दिया जाता है। हमारे यहां सागर जैसे कांड हो रहे हैं जहां पर दलित बहन के साथ पहले बलात्कार करा जाता है और जब वो इस चीज का विरोध करती है तो उसके पूरे परिवार की हत्या कर दी जाती है। हमारे यहां पर सीधी जैसे कांड हो रहे हैं जहां पर एक आदिवासी पर भाजपा के लोग पेशाब करते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं और भाजपा इस चीज का माखौल बनाने का काम करती है। वो